Hello dear students, all of the viewers, all of the students of Maa Ganga Devi Inter College Petha are welcomed back to the YouTube classes. Dear students, last time हमने आपको बताया था सिंटैक्स, वाक्य संरचना। वाक्य संरचना सिंटैक्स एक वो टॉपिक होता है जिसमें नाउन से लेकर कंजक्शन और इंटरजेक्शन तक एक एक पार्ट का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है उनको एनालाइज करते हैं और उनका करेक्ट यूज किया जाता है सेंटेंसेस में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने आपको पहली बार बताया कि सिंटैक्स में जो सेंटेंस हमारे दिए हुए होते हैं वो कुछ इनकरेक्ट सेंटेंस होते हैं और हमें उन सेंटेंसेस को करेक्ट करना पड़ता है। करेक्ट सेंटेंस करने के लिए हमको मिस्टेक्स, जो एरर्स छोटी मोटी दी हुई होती हैं, वो फाइंड आउट करनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है, देखनी पड़ती है कि कौन सा सेंटेंस में ऐसा वर्ड है जो इनकरेक्ट है। तो पिछली बार हमने आपको बताया था प्रपोजिशंस के बारे में। प्रपोजिशंस किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं और कुछ विशेष स्थानों पर उनका प्रयोग किसी विशेष कंडीशन में किया जाता है। आज हम आपको बताएंगे मिसलेनियस एरर्स। मिसलेनियस एरर्स यानी कि मिश्रित गलतियां। मिश्रित गलतियां। डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं पुनः आपसे कहूंगा कि अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर जो घंटी है उस पर क्लिक करके बटन दबाइए। उसके बाद आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके अन्य विद्यार्थियों को, साथियों को भी यह पता चले कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और वो भी इस ऑनलाइन क्लासेस से पूरी तरह से लाभान्वित हों। तो देखिए, सबसे पहले सेंटेंस राजू एंड मोहन क्वारल्ड विद वन अनदर। राजू और मोहन एक दूसरे से झगड़ रहे थे। हमारे सेंटेंस इसमें थोड़ी सी गलती है। वो क्या गलती है ये आपको फाइंड आउट करना है। गलती है वन अनदर। ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है केवल इसी वजह से। करेक्ट हमको सेंटेंस करना है राजू एंड मोहन quarreled with each other। यस डियर फ्रेंड्स, देखिए वन अनदर को हमने बदल दिया है ईच अदर में। अब इसका नियम क्या है, कैसे उनको पता चलेगा कि ये गलती है। नियम वन अनदर ये प्रयोग किया जाता है दो से अधिक में। दो से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है वन अनदर और ईच अदर प्रयोग किया जाता है दो के लिए। तो देखिए, राजू और मोहन ये दो व्यक्ति हैं। दो के लिए हमको ईच अदर का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि दो से ज्यादा होते तो हम वन अनदर का प्रयोग कर सकते थे। जैसे कि द चिल्ड्रन वर embracing बच्चे एक दूसरे को गले लगा रहे थे। बच्चे एक दूसरे को गले लगा रहे थे। द चिल्ड्रन वर एम्ब्रेसिंग वन एनदर, अर्थात बच्चे एक दूसरे से गले मिल रहे थे। तो यहां पर देखिए वन एनदर का प्रयोग क्यों किया गया, इसलिए
क्योंकि चिल्ड्रन 2 से अधिक हैं। 2 से अधिक के लिए वन अनदर का प्रयोग होता है और 2 के लिए प्रयोग होता है ईच अदर का। अब देखिए अगला नियम, नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है सेम एज। सच एज, सच और सेम, आपको ये याद रखना है, सच और सेम इन दोनों के साथ एज का प्रयोग किया जाता है। सेम वही जो जिसने ऐसा जो जिसे। अब देखिए सो, सेम एज और सच एज, यहां पर सेंटेंस देते हैं हम। राजू डिड द सेम व्हाट आई सेड। ये सेंटेंस आपका गलत है। राजू डिड द सेम व्हाट आई सेड, राजू ने वही किया जो मैंने कहा था। भाई ग्रामेटिकली इसमें कुछ एरर्स हैं, गलती है, लेकिन क्या गलतियां हैं? गलतियां ज्यादा नहीं, एक ही है और वो भी है व्हाट की। वो क्या गलती है कि यहां पर सेम का प्रयोग किया गया है तो व्हाट के स्थान पर एज का प्रयोग किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका नियम है कि सेम के साथ एज और सच के साथ भी एज का प्रयोग किया जाता है। अब इसका अर्थ हो जाएगा कि राजू डिड द सेम व्हाट आई सेड। बोलने में तो ठीक है कि राजू ने वही किया जो मैंने कहा था, लेकिन ये अनग्रामेटिकल सेंटेंस कहलाएगा और इनकरेक्ट सेंटेंस कहलाएगा। करेक्ट सेंटेंस करने के लिए हमको करना पड़ेगा कि राजू डिड द सेम एज आई सेड, जो मैंने कहा था। आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। दूसरा, जैसे ही इज सच अ बॉय, वह एक ऐसा लड़का है whom I never liked, वह एक ऐसा लड़का है जिसको मैंने कभी भी पसंद नहीं किया। सेंटेंस हमारा गलत है। ठीक करने के लिए ही इज सच अ बॉय, whom के स्थान पर एज आई नेवर लाइक्ड। सेंटेंस ठीक हो जाएगा। तो आपको पता चला कि सच के साथ और सेम के साथ केवल एज का ही प्रयोग होता है। एक अलग से कंडीशन होती है जिसमें सच के साथ दैट का भी प्रयोग हो सकता है, जिसका अर्थ होता है कि, लेकिन इस सेंस में दैट का प्रयोग नहीं होगा। दैट का प्रयोग जो होगा वो की के लिए प्रयोग किया जाएगा। जैसे वह इतना चालाक है कि मैं उसे कभी पसंद नहीं कर सकता हूं। जैसे he is such a clever boy that I cannot like him। वह इतना चालाक लड़का है कि मैं उसे पसंद नहीं कर सकता। तो यहां पर दैट का मतलब की से होता है, ना कि एज से। नोट डाउन, आप इसको नोट कर सकते हैं। बच्चों आपने नोट कर लिया होगा
चलिए देखते हैं अपना थर्ड नियम क्या होता है। थर्ड नियम है हमारा ऑल दो इसका मतलब होता है हालांकि, यानी कि यद्यपि। सेंटेंस है हमारा although you are my friend but you never help me। ये सेंटेंस हमारा गलत है। हालांकि तुम मेरे मित्र हो लेकिन तुम मेरी कभी सहायता नहीं करते हो। सेंटेंस में क्या गलती है? तो ये जो ऑल्दो है, ऑल्दो का नियम ये होता है कि ऑल्दो जिस सेंटेंस में आता है उससे अगले सेंटेंस को जोड़ने के लिए यहां कंजक्शन जो वर्ड है इसके स्थान पर कॉमा लगाया जाएगा। बट के स्थान पर कॉमा या यट भी लगा देते हैं। तो जैसे although you are my friend, although you are my friend you never help me। ऑल्दो के साथ हमने दो वाक्य के बीच में दोनों सेंटेंस के बीच में कॉमा लगा दिया, हमारा सेंटेंस करप्ट हो गया। चाहो तो हम कॉमा के स्थान पर यट भी लगा सकते हैं, यट, ऑल्दो या दो। दो यू आर माई फ्रेंड yet you never help me, ये भी ठीक है। अगला सेंटेंस है फोर्थ रूल हमारा नेक्स्ट, शी इज more cleverer than I। सेंटेंस हमारा गलत है, वह मुझसे अधिक चालाक है। ये देखिए मोर और क्लेवर। क्लेवर हमारा ये एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है जिसका अर्थ होता है अधिक चालाक। क्लेवर मीन्स अधिक चालाक, क्लेवर मीन्स चालाक, ई आर जोड़ने के बाद में इसका मतलब हो जाता है अधिक चालाक। कंपैरेटिव डिग्री है ये एडजेक्टिव की। तो यहां पे ये मोर भी कंपैरेटिव डिग्री है, मोर कंपैरेटिव डिग्री है मच और मैनी की। तो अब दोनों कंपैरेटिव डिग्री अगर हम लगाते हैं देन के साथ में तो सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। हमेशा ध्यान रखिए देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री तो आती है लेकिन उसका एक ही वर्ड आता है कंपैरेटिव डिग्री का, वो क्लेवर या फिर मोर। तो यहाँ पर क्लेवर में ई आर लगा के हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं लेकिन मोर का यहां लगाना हमारा उचित नहीं हुआ, इसलिए हमारा सेंटेंस गलत हो चुका है। तो सेंटेंस को ठीक करने के लिए शी इज क्लेवरर देन आई। एक और विशेष नियम होता है इसमें कि यहां पर एक ये नियम लिखते हैं कि देन और एज के बाद सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट नहीं। डिग्रीज में जो हम डिग्रीज जैसे योर फ्रेंड इज नॉट एज ब्रिलियंट एज हर, और
शी। तो यहाँ पर ये हर ठीक माना जाएगा, सॉरी हर गलत माना जाएगा, और ये शी ठीक माना जाएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है हर। तो इसलिए यहाँ पर शी प्रयोग किया जाएगा क्योंकि यहाँ एज आया है। इसी प्रकार से इन द सेम वे दैट देन के बाद में भी आई वॉज मोर एक्साइटेड देन दे या फिर देन। तो बताइए कौन सा सही है? देन के बाद दे और देन। तो ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो हमारा ठीक माना जाएगा वो दे। नोट करिए आप। तो बच्चों अगला सेंटेंस है माई फ्रेंड डज नॉट एग्री मी। यहां प्रपोजिशन आता है ऑन, विद, टू और डी का मतलब नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, परीक्षा होती है, प्रतियोगी परीक्षा, उनमें ब्लैंक आती है खाली जगह, तो आपको फिलअप करना पड़ता है, भरना पड़ता है। कौन सा प्रपोजिशन इसमें हम सुटेबल जो प्रपोजिशन है, कौन सा हमको प्रपोजिशन यहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा? माई फ्रेंड डज नॉट एग्री, तो यहाँ पर विद आता है। विद क्यों आता है? क्योंकि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हमने पहली बार भी बताया था माई फ्रेंड डज नॉट एग्री विद मी, मेरा मित्र मुझसे सहमत नहीं है। यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता जैसे माई फ्रेंड डज नॉट एग्री दिस प्रपोजल, इस प्रस्ताव से मेरा मित्र सहमत नहीं है। अब यहां पर क्या आएगा? तो यहां पर वही ए बी सी डी, जैसे ऑन, विद, टू, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आएगा? इसमें यहां पर टू आएगा। क्यों? क्योंकि यहां ये जो दिस प्रपोजल है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सजीव नहीं है। जैसा कि हमने पिछली बार भी बताया था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो सजीव होता है, मी यानी कि मुझे। अगर सजीव आता है तब तो विद लगाते हैं, और निर्जीव अगर आता है तो टू। लेकिन ऑन अदर कंडीशन he cannot agree with this matter। ये सेंटेंस यहां गलत है। यहां पर विद भी नहीं आएगा और टू भी नहीं आएगा। जब कभी भी अगर मैटर का प्रयोग किया जाए तो इस पर ऑन का प्रयोग किया जाता है। he cannot agree on, sorry, विद दिस मैटर, तो ऑन दिस मैटर हो जाएगा। सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। जब कभी भी मैटर का प्रयोग होता है तो एग्री के बाद ऑन का प्रयोग किया जाता है। और यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है कि सजीव न हो, निर्जीव हो, जैसे कि दिस प्रपोजल या कोई और भी निर्जीव चीज हो, तो टू का प्रयोग किया जाता है, और सजीव होता है तो विद का प्रयोग किया जाता है। आपको यही ध्यान देने लायक बात है जो आपको नोट करनी है।
नेक्स्ट पॉइंट है यस, अगला सेंटेंस है द चाइल्ड डाइड फ्रॉम मलेरिया। बच्चा मलेरिया से मर गया। सेंटेंस इनकरेक्ट है, हमको करेक्ट करना है। द चाइल्ड डाइड ऑफ मलेरिया। ध्यान रहे, डाई के बाद ऑफ का प्रयोग होता है। डाई प्लस ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस, he was suffering from मीजल्स। ये सेंटेंस हमारा गलत है। मीजल्स इसको हम कहते हैं कंठमाला, एक गले का रोग होता है। सॉरी, मीजल्स है खसरा जो होता है उसको कहते हैं मम्स, मीन्स होता है कंठमाला। तो ही वॉज सफरिंग फ्रॉम मीजल्स, वह खसरे से पीड़ित था, अर्थात उसको खसरा हो गया था। तो इस सेंटेंस को हम करेक्ट करेंगे, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम द मीजल्स। इस सेंटेंस करेक्ट हो गया। अब इसमें जो गलती निकली वो निकली कि यहां पर हमको द लगाना पड़ेगा। मीजल्स एक बीमारी का नाम है, किसी भी बीमारी के नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं, हमेशा ध्यान रखें। किसी भी बीमारी के नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जिनके नाम से पहले दा का प्रयोग अति आवश्यक होता है। तो आप इसको नोट करिए। अभी आपको मैं बताता हूं कि वो कौन सी बीमारी है जिनसे पहले दा का प्रयोग आवश्यक होता है। देखिए वो बीमारी कौन सी है, मैं आपको बताता हूं। मीजल्स, मम्प्स, प्लेग, फ्लू। मीजल्स खसरा, कंठमाला, प्लेग महामारी, फ्लू जुकाम, जुकाम जो होता है। तो ये जो खसरा, कंठमाला, महामारी और जुकाम, ये जो मीनिंग्स हैं, इनके प्रयोग से पहले दा का प्रयोग अवश्य करते हैं। शी डाइड ऑफ द प्लेग, करेक्ट सेंटेंस है क्योंकि हमने दा का प्रयोग कर दिया। जनरली हम किसी भी बीमारी के नाम से पहले अगर दा का प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। राकेश was suffering from the fever। ये गलत हो गया, तो यहां पर फ्रॉम को हटा देंगे, सॉरी दा को हटा देंगे, फ्रॉम फीवर। इस सेंटेंस हमारा ठीक होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, My mother had headache। मेरी मां के सिर दर्द हो रहा था।
माई मदर हैड अ हेडेक। यहां सिर दर्द के जो शब्द है सिर दर्द हेडेक, उससे पहले एक का प्रयोग आर्टिकल का किया जाएगा। माई मदर हैड अ हेडेक, तब हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। एक नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट माना जाएगा। आप नोट करिए इसको। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। तुम्हारी घड़ी में क्या समय हो गया है। सेंटेंस इनकरेक्ट है, हमको ये करेक्ट करना है। इनकी जगह पर बाय का प्रयोग कर दो। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। तो यहां पर बाय का मतलब होता है के अनुसार, के अनुसार, आपकी घड़ी के अनुसार क्या समय हो गया है। ध्यान रहे ये बाई का प्रयोग होता है समय बताने के लिए, इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये पिछली बार अभी इसी साल बोर्ड की 10th क्लास के एग्जाम में भी आया था यूपी बोर्ड में कि इनके स्थान पर हमको बाई करनी थी। ठीक है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। कॉम्पिटिशन में भी आ सकता है ये कि व्हाट इज द टाइम, या ब्लैंक आएगी खाली जगह, और योर वॉच प्रपोजिशन दिए हुए होंगे इन ऑन बाय, तो आपको क्या लगाना है, आपको लगानी है बाय। ठीक, तो प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। तो इस चैनल को आप शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको पता है कि सभी सब्जेक्ट्स की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। यदि वीडियो में या कोई भी जो आपका टॉपिक है उसमें समझने में आपको कोई परेशानी आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके क्वेश्चंस, क्वेरीज, ऑल द डाउट्स आर मोस्ट वेलकम एंड एवरी काइंड ऑफ सॉल्यूशन विल बी गिवन टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। तो बच्चों आपसे मैं फिर कहता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ताकि आपको समय समय से लेटेस्ट अपडेट ऑफ टीचिंग मिलती रहे। तो नमस्कार।